इसलिए इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि वो हर टाइम क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता है। समझ में आई बात। दूसरी चीज हमने क्या बोला था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो आउटर वॉल जो होता है वो क्या होते हैं, काफी थिन होते हैं। क्यों होते हैं? प्लांट सेल का आउटर वॉल क्या होते हैं, थिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाईली डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हाईली डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होता है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक हो गया, इसका टाइप्स इंटरकैलियरी मेरिस्टेमेटिक हो गया और लैटरल मेरिस्टेमेटिक हो गया। जैसे प्लांट सेल भी मैं पीछे का थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। जैसे प्लांट सेल मैंने बताया था दो टाइप्स के हैं, एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग पहला कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर रहे हैं। समझ में आई बात। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमने डिस्कशन कर लिया था, आज हम टाइप्स डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? नोट कर लिए तुम लोग? हो गया नोट? तो वन बाय वन हम देखेंगे। पहले बेस्ड ऑन पोजीशन के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। समझ में आई बात? ऑनलाइन वाले लिख लिए? हर्षिता, अद्या, हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, पहला हम देखते क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इट इज प्रेजेंट in root apex and रूट एपेक्स। कहाँ प्रेजेंट होंगे? रूट एपेक्स में एंड रूट एपेक्स में प्रेजेंट होंगे। इट डिवाइड्स इन different planes. It divides in different planes and help in increase in length। क्योंकि क्या हो गया ये
ओ, ठीक है। तो देखो, एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो है कहाँ प्रेजेंट होगा? प्लांट के सबसे एपेक्स पे प्रेजेंट होगा, यानी सूट एपेक्स पे, और इसके बाद ब्लू या बिलो रूट एपेक्स पे प्रेजेंट होगा। तो जब जब सूट एपेक्स पे प्रेजेंट होगा और रूट एपेक्स पे प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियस बात है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना? लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है एपिकल मेरिस्टेमेटिक। दूसरा हमारा क्या था? इंटर कैलियरी मेरिस्टेमेटिक्स। तो देखो, इंटर कैलियरी मेरिस्टेमेटिक जो है, इंटर कैलियरी मेरिस्टेमेटिक कहां प्रेजेंट होता है? बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ इंटरनोड। कहां प्रेजेंट होगा? इंटरनोड के बेस पे। अब इंटरनोड क्या होता है वो डायग्राम में क्लियर होगा कि इंटरनोड क्या होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ बॉडी। किसमें हेल्प करता है? बॉडी के एलोंगेशन में हेल्प करता है। अब जैसे देखो, एक मिनट रुको। अब अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, डायग्राम से अब यहां पे देखो, जैसे अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये प्लांट है। अब इस प्लांट के हम क्या अभी देख रहे थे? अभी हमने क्या देखा? हमने बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम देख रहे हैं, और एपिकल मेरिस्टेम जो हमने क्या बताया, सूट एपेक्स पे प्रेजेंट होगा। यानी क्या कहने का मतलब, बेसिकली यहां प्रेजेंट होगा, और कहां प्रेजेंट होगा? रूट एपेक्स पे प्रेजेंट होगा। अब देखो, अगर हम बात करें सूट एपेक्स की, तो सिंपल सी बात है कि अगर यहां पे देखो, कैसे, तो अभी रहने दो, अभी हम एक सीड लेते हैं, सीड से प्लांट का ग्रोथ करवाते हैं, तब ज्यादा डिटेल समझ में आएगा। जैसे देखो, आपने चना देखा है ना? अरे चना खाते हो ना, है ना? चना जब आप उसको क्या करते हैं, जब उसको आप चने को दो पार्ट में, जब उसको स्प्लिट आउट करते हो तो दो कॉटिलेडन्स निकलता है। तो चना क्या हो गया? डाई कॉटिलेडन्स हो गया ना? चना क्या हो गया? डाई कॉटिलेडन्स। अब यहाँ पे देखो, हम एक एग्जाम्पल उसी का ले लिए हैं। अब यहाँ पे
अब यहां पे ध्यान दो, इसको हमने बोला क्या, कॉटिलेडन्स। जब हम चना को स्प्लिट करते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट होता है ना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉटिलेडन्स बोल रहे हैं। जब ये पोर्शन ग्रो कर रहा है तो इस अपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, शूट। ठीक है, जो किससे डेवलप होता है, जो किससे डेवलप होता है, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लूमुल, और प्लूमुल से डेवलप होता है शूट। प्लूमुल इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, प्लूमुल इज अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अब यहां जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, और रेडिकल से क्या निकलता है, रूट। समझ में आई बात, रेडिकल से क्या निकलता है, रूट। तो अब यहां पे देखो, सपोज डेट यहां तो कहीं ना कहीं ये चीजें, एक सीड होगा, एक सीड होगा, तो सीड का जो अपर पोर्शन है शूट, ये पोर्शन बन गया, बन गया ना। और सीड का जो लोअर पोर्शन है वो कहां चला गया, नीचे रूट का फॉर्मेशन किया। समझ में आई बात, रूट का फॉर्मेशन किया। यानी इस रूट के पास ये क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और यहां क्या प्रेजेंट होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम। बात समझ में आ रही है ना। तो ये दोनों जो है प्लांट को क्या बढ़ाया, ये दोनों, ये नीचे बढ़ा रहा है लेंथ, ये कहां बढ़ा रहा है, ग्रेविटेशन के तरफ आ रहा है। ये कहां आ रहा है, पॉजिटिव ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव क्या है, ये वाटर के तरफ भी जा रहा है, हाइड्रोट्रॉपिक है ना। और निगेटिव ये क्या है, फोटोट्रॉपिक, निगेटिव फोटोट्रॉपिक है। यानी इसका ग्रोथ जब भी हो रहा है वो किसके तरफ हो रहा है, ग्रेविटेशन के तरफ हो रहा है, प्लस ये किसके तरफ हो रहा है, वाटर के तरफ हो रहा है। जबकि स्टेम का अगर देखें तो ये क्या है, निगेटिव ग्रेविटेशनल, निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। यानी ये किसके तरफ जा रहा है, लाइट के तरफ जा रहा है, इसका ग्रोथ हो रहा है। समझ में आई बात, लाइट के तरफ ग्रोथ हो रहा है। तो इसके ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। और इसके रिस्पॉन्सिबल के लिए, रूट के ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। समझ में आई बात। अब देखो बेसिकली यहां पे बात समझो, ये है तुम्हारा नोड, सॉरी, ये है तुम्हारा नोड। आपने देखा होगा ना प्लांट के बीच में, इस अगर बैम्बू प्लांट आपने देखा होगा तो उसके बीच से सर्किल रहता है ना, बैम्बू प्लांट के बीच में सर्किल रहता है, देखा है ना जी। हाँ, सर्किल सर्किल टाइप का रहता है ना, वो क्या है, नोड है। ठीक है, वो क्या है, नोड है। इसी तरीके से यहां भी ये क्या है, ये नोड है, ये क्या है, नोड है। इसी नोड से क्या निकल रहा है, लीफ का ओरिजिनेशन हो रहा है। नोड से किसका ओरिजिनेशन हो रहा है, लीफ का ओरिजिनेशन हो रहा है। समझ में आई बात। इस नोड पे, इस नोड पे आप ध्यान देना, इस नोड पे क्या प्रेजेंट होगा, अभी मैंने बताया है, इस नोड पे क्या प्रेजेंट होगा, इंटरकैलियरी मेरिस्टेम। कहां प्रेजेंट होगा, इस बेस पे प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, इंटरकैलियरी मेरिस्टेम। समझ में आई बात, कहां कहां प्रेजेंट है वो तो समझ में आ गया बात। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एनसीईआरटी एक बहुत ही सुंदर सा लाइन लिख रहा है, ठीक है, उस चीजों को समझो। एपिकल मेरिस्टेम दिख रहा है, इंटरकैलियरी मेरिस्टेम दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कैसा ग्रोथ। ग्रोथ भी बेटा दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी ग्रोथ और एक होता है सेकेंडरी ग्रोथ। समझ में आई बात। तो यहां क्या हो रहा है, प्राइमरी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। यानी आप पहले रुको, समझो इस बात को। यानी आप यहां पे लिख सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम एंड
इंटरकैलियरी मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। बोल सकते हैं लेंथ का बढ़ना क्या होता है? प्राइमरी ही होता है ना। लेंथ का बढ़ना क्या होता है? प्राइमरी होता है। तो आप क्या कर सकते? और दूसरा चीज यही क्यों प्राइमरी ग्रोथ में है? यही क्यों प्राइमरी ग्रोथ में है? ये इसीलिए है क्योंकि ये दोनों जो है प्लांट में appears early in plant। appears early in plant। जैसे आप देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई सीड को जमीन के अंदर में डालेंगे तो सीड से क्या निकलेगा? एक आउटग्रोथ निकलेगा, है ना? एक आउटग्रोथ निकलेगा। तो सबसे पहले तो हमको उसका, अब कैसे मालूम चलेगा कि ग्रोथ हो रहा है? जब तक कि उससे हमको एक प्लांट नहीं दिखेगा, और प्लांट दिखने के लिए उसका लेंथ बड़ा होना चाहिए तभी तो दिखेगा। प्लांट के लिए लेंथ बड़ा होना चाहिए तभी दिखेगा। तो सबसे पहले जो हमको नजर आया वो क्या नजर आया? वो प्लांट नजर आया। और प्लांट नजर आया यानी उसका लेंथ के लिए, तो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका एपिकल मेरिस्टेम है और इंटरकैलियरी मेरिस्टेम है। समझ में आई बात? इसीलिए ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये सबसे पहले नजर आता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो ये दोनों नोट करो, इसके बाद डायग्राम बनाओ, तब लेटरल बताएंगे। ठीक है? तब लेटरल बताएंगे। लेटरल जो होता है वो प्लांट के डायमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। डायमीटर ग्रोथ को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ये समझ में आया? हाँ, क्लियर है ना? ऑनलाइन वालों समझ में आई बात? क्लियर है? प्राइमरी ग्रोथ क्लियर है? प्राइमरी ग्रोथ किसको कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। समझ में आई बात कि प्राइमरी ग्रोथ किसको कह रहे हैं और सेकेंडरी ग्रोथ किसको कह रहे हैं? ठीक है, नोट करो जल्दी। हो गया? हो गया? अब देखो इसका डायग्राम बना लो, तब लोकेशन काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। इधर हो गया सबका? हम्म, हाँ, एपिकल मेरिस्टेम ये सब तो सिलेबस में ही है। सिलेबस में ही है ना जी।
हो गया? पे डायग्राम बना लो। Primary growth is always responsible for the length of plant, concerned for the length of plant. ठीक है? हो गया सबका? हो गया? जल्दी करो। सीड के प्लूमुल से क्या निकलता है? शूट सिस्टम। ठीक है? और रेडिकल से क्या निकलता है? रूट सिस्टम। यानी ये जो है तो
हो गया। अब देखो नेक्स्ट है, हो गया, जल्दी करो। हो गया, तुम्हारा हुआ बेटा। ओके, नाउ अब देखो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलियरी मेरिस्टेम तो समझ में आ गया बात, दोनों प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड क्या है, लैटरल मेरिस्टेम। तो लैटरल मेरिस्टेम जो है, लैटरल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली प्रेजेंट, कहां प्रेजेंट होता है लैटरल मेरिस्टेम, तो प्रेजेंट इन lateral side, present in lateral side of the plant body। कहां प्रेजेंट है, लेटरल साइड ऑफ द प्लांट बॉडी। और लेटरल साइड ऑफ द प्लांट बॉडी कहने का मतलब जब ये लेटरल साइड ऑफ द प्लांट बॉडी मौजूद रहेगा तो बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रिथ ऑफ द प्लांट बॉडी। अब देखो ग्रिथ की बात कह रही है तो ग्रिथ का मतलब क्या होता है, ग्रिथ का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, यहां ग्रिथ का मतलब हो गया थिकनेस, या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डायमीटर भी बोल सकते हैं, चारों तरफ से है ना, इस तरीके से मौजूद रहेगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, थिकनेस भी बोल सकते हैं, या तो हम इसके डायमीटर भी बोल सकते हैं। अब सिंपल सी बात ले लो, देखो यहां पे अगर हम मान लो अब यहां पे देखो ये नोड है ना, ये नोड है ना, पिछले क्लास में बता चुका हूं। इसको पहले देखो यहां पे, इसको अगर हम नोड बोल रहे हैं तो एक मिनट, ये क्या है, नोड है ना, तो इस नोड के बीच इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनोड। अगर डिस्टेंस बिटवीन इंटरनोड अगर कोई बढ़ाता है, डेट मीन्स की लेंथ ऑफ प्लांट बढ़ाता है ना, क्या बढ़ाता है,
लेंथ ऑफ प्लांट बढ़ाता है, ठीक है। तो ये इंटरनोड ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मेरिस्टेमेटिक एंड सॉरी एपिकल एंड इंटरकैलियरी। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेटरल की। तो लेटरल कहाँ मौजूद रहेगा, तो लेटरल इस साइड मौजूद रहेगा, जो कि प्लांट के किसके लिए, डायमीटर के लिए, यानी ग्रोथ के लिए, यानी थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और इसी ग्रोथ को यानी ग्रोथ ऑफ द प्लांट यानी डायमीटर ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। समझ में आई बात, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब सिंपल सी बात है कि जैसे देखो ये तो क्या कर रहा है, इसके थिकनेस को, ग्रोथ को, डायमीटर को, मतलब जो कह लो, उसके ब्रॉडनेस को इंक्रीज कर रहा है। कौन इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है आपका लेटरल मेरिस्टेम। समझ में आई बात, और लेटरल मेरिस्टेम कर रहा है, दैट मीन्स कि ये सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आई बात, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम, इसका एग्जाम्पल है लेटरल का। क्या क्या एग्जाम्पल है, वैस्कुलर कैम्बियम। अब देखो कैम्बियम मतलब क्या हो गया, वैस्कुलर का मतलब क्या हो गया, तो सिंपल सी बात है, वैस्कुलर का मतलब हो गया, वैस्कुलर का मतलब हो गया तुम्हारा जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। वैस्कुलर का मतलब हो गया जाइलम एंड फ्लोएम। अगर इसको हमने क्या बोला, फ्लोएम बोला, और इसको हमने क्या बोला, जाइलम बोला, ठीक है। तो ये जो थीन स्ट्रिप आपको दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम। क्या बोलते हैं, कैम्बियम। तो दैट इज नोन एज अ वैस्कुलर कैम्बियम। समझ में आई बात। तो बेसिकली कैम्बियम जो है अब वहीं प्रेजेंट होता है जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और ये वेस्कुलर कैम्बियम कहां प्रेजेंट होगा, बेसिकली आपको याद रखना होगा, ये प्रेजेंट होगा तुम्हारा डाइकोट स्टेम में, डाइकोटिलेडन्स स्टेम में प्रेजेंट होता है, जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है डायमीटर उसका इंक्रीज करना, ग्रोथ उसका इंक्रीज करना, दैट इज नोन एज अ लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ, समझ में आई बात, नोट करो। नोट करो। हम्म, हो गया नोट, ऊपर भी हो गया, सबका हो गया नोट जी, नोट कर लिया। डायग्राम तो ऊपर कर दे। हाँ, अब ठीक है।
ये समझ में आई बात? अरे यहां तक क्लियर हुआ? हाँ, अगर मान लो एक एग्जांपल दे रहे हैं, सुनो। एपिकल, इंटरकैलियरी और लेटरल समझ में आ गई बात? अब अगर मान लो कि एक शुगर कैन प्लांट है ना, तो शुगर कैन प्लांट का अगर अपर पोर्शन हम काट दिए तो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा ग्रोथ उसका। क्यों? तो रूट तो नीचे से ग्रोथ करेगा ना। एग्जैक्टली नोड के कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा? बेसिकली इंटरकैलियरी प्रेजेंट हो जाएगा बेस ऑफ इंटरनोड। बताया था ना, नोड के बेस में प्रेजेंट होगा, दो नोड के बेस में प्रेजेंट होगा तो उसके लेंथ को इंक्रीज करेगा। एग्जैक्टली और अगर मान लो रूट कैप हटा दिए तो, अगर प्लांट से मान लो, इधर सुनो, प्लांट से अगर रूट कैप ही हटा दिए तो क्या हो जाएगा? कैप हटा दिए तो रूट कैप हटा दिए तो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रूट कैप जो है वो क्या करता है? इनहिबिशन करता है, और मिनरल न्यूट्रिशन का वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। समझ में आई बात? ये क्लियर है? ये हो गया सबका? ये हो गया सबका? जल्दी करो बेटा। अब बोलो 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 बोलो, कुछ पूछना चाह रहे थे तो बोले। सॉल्व हो गया? ये कैसा क्वेश्चन है कि सर नाम लिया सॉल्व हो गया? ये हो गया सबका? जल्दी करो बेटा। तो आपका एपिकल मेरिस्टेम में कोई दिक्कत नहीं? एपिकल मेरिस्टेम में दिक्कत नहीं, इंटरकैलियरी में दिक्कत नहीं, लेटरल में दिक्कत नहीं। ये तीनों समझ में आ गया? समझ में आ गई ना बात? कौन सा? जब हम पूछेंगे तभी बोलेगा एक बार और। क्या पूछना है बोलो? लेटरल। देखो लेटरल जो है ना, मान लो ये प्लांट है, ये मान लो प्लांट है, ठीक है? तो प्लांट है तो एपिकल यहां मौजूद रहेगा, रूट एपिकल यहां मौजूद रहेगा, रूट एपिकल यहां मौजूद रहेगा, तो ये दोनों लेंथ बढ़ाएगा, ठीक है? इंटरकैलियरी जो है, मान लो ये नोड है, यहां पे हमने पकड़ा एक नोड है और एक यहां पकड़ा है नोड है, तो इंटरकैलियरी जो हो जाएगा ये दोनों के बेस पे मौजूद रहेगा, नोड के बेस पे। तो ये क्या करेगा? इन दोनों के बीच लेंथ, ऑब्वियस बात है डिस्टेंस बढ़ाएगा तो लेंथ बढ़ेगा, है ना? अब देखो ये तो लेंथ के लिए हो गया एपिकल और इंटरकैलियरी। अब लेटरल क्या होता है? ये प्लांट है तो लेटरल कहां मौजूद रहेगा? इस साइड मौजूद रहेगा, ठीक है? इस साइड मौजूद रहेगा, यानी इसके लेटरल साइड में मौजूद रहेगा और इसके डायमीटर को इंक्रीज करेगा। अब ये पतला सा था ना, कुछ दिन बाद ये मोटा हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज अ सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। समझ में आई बात? तो लेटरल जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। समझ में आई बात? प्राइमरी ग्रोथ में हमेशा याद रखना कि प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ में लेंथ का इंक्रीमेंट होगा और सेकेंडरी ग्रोथ में डायमीटर बढ़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? क्लियर है? हो गया सबका? अब देखो, अब अगर हम बात करें डिफरेंस,
डिफरेंस की अगर हम बात करें तो अभी हमने तीनों करवाया है, तीनों के बीच का हम डिफरेंस देख ले। तो जैसे देखो कैरेक्टर, एपिकल, इंटरकैलियरी एंड थर्ड वन क्या था, लैटरल, है ना। तो पहला कैरेक्टर, अगर हम पहला कैरेक्टर हम ले पोजीशन, तो प्लांट में एपिकल कहां मौजूद था, कहां मौजूद था, एट दी एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट में मौजूद था एपिकल। समझ में आई बात, एट दी एपेक्स पार्ट ऑफ रूट एंड शूट, समझ में आई बात। इंटरकैलियरी कहां मौजूद था, एट दी बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। अब ये दोनों क्या करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। और लैटरल कहां मौजूद था, lateral side of stem and roots, lateral side of stem and roots में मौजूद है। फंक्शन, अगर हम बात करें फंक्शन की तो एपिकल का फंक्शन क्या था, एपिकल का फंक्शन क्या था, एपिकल का फंक्शन था ग्रोथ इन लेंथ, एपिकल का फंक्शन क्या था, ग्रोथ इन लेंथ। समझ में आई बात। दूसरी चीज, इंटरकैलियरी का फंक्शन क्या था, ग्रोथ इन लेंथ ऑफ किसका, लीव्स एंड इंटरनोड्स। और लैटरल का फंक्शन क्या था, अभी मैंने बताया, ग्रोथ इन डायमीटर और ग्रोथ, है ना। यानी आप टोटली मिला करके कह सकते हो दैट इज प्राइमरी ग्रोथ, और ये क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ। समझ में आई बात। दिख रहा है सबको। तो अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एपिकल में, इंटरकैलियरी में, लैटरल में नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इतना ही पढ़ना था।
नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। समझ में आई बात? नोट करो जल्दी। हो गया सबका? हाँ, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ये जो घास वगैरह होता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है क्या, उसको जो हार्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, है ना, तो कुछ दिनों बाद देखोगे फिर से नया घास आ गया। वो कौन से टिश्यू के कारण होता है? कौन से टिश्यू के कारण होता है? हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो है, लेकिन कौन सा? एग्जैक्टली, इंटरकैलियरी। समझ में आई बात? इंटरकैलियरी। क्लियर है? अब तुम लोग समझ चुके हो, है ना। यानी जो एक ग्रेजिंग एनिमल्स है जो ग्रास ईट करते हैं, तो उस ग्रास में फिर से वापस जो ग्रोथ होता है ड्यू टू इंटरकैलियरी के कारण होता है। अब ग्रास उठाओगे ना, तो ग्रास उठाओगे तो ग्रास में आप देखोगे तो गड्ढा गड्ढा रहता है, मतलब गांठ गांठ टाइप का, उसको हम बोलते हैं नोड। समझ में आई बात? नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ग्रास में, ठीक है, इस तरीके का रहता है ना। और यहीं पे क्या होता है, इस तरीके का फैला हुआ, है ना, इस तरीके का फैला हुआ रहता है ना। ग्रेजिंग एनिमल्स आया, इसको क्या किया, ग्रेजिंग एनिमल्स आया और इसको ईट कर गया। वो थोड़ी इतना ज्यादा करके करता है कि पूरा नोड खा जाए, ये तो बचा ही हुआ रह गया ना। अब इसके बेस पे क्या मौजूद रहता है? इंटरकैलियरी मौजूद रहता है। समझ में आई बात? और फिर से वो ग्रोथ कर जाता है। क्लियर है? क्लियर है? ये ओलंपियाड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो कितना आसानी से बना लिए, है ना। हो गया? हो गया सबका? अब कॉम्प्लेक्स शुरू करें, सॉरी परमानेंट टिश्यू शुरू करें, है ना। अब देखो, कॉमन, ओह, एक और भी तो था ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ये तो बेस्ड ऑन पोजीशन बताए थे ना। एक दूसरा क्या था, बेस्ड ऑन, हाँ, बेस्ड ऑन फंक्शन भी तो था, है ना। 2 मिनट लगेगा उसको करने में, तुम लोग बताए नहीं, हम आगे बढ़ गए। स्टार्टिंग देखो, हाँ, जाओ स्टार्टिंग देखो, हमने ये किया ना, हमने ये किया ना बेस्ड ऑन पोजीशन। ये तो बाकी है ना बेस्ड ऑन फंक्शन, ये तो बाकी है ना, है ना। तब नहीं, इसके बाद परमानेंट करेंगे। स्टार्टिंग में ही बताया था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप के हैं। पहला तो बेस्ड ऑन पोजीशन, तो ये तीनों कर लिया, है ना। अभी हम लोग तीनों किए ना। अभी है बेस्ड ऑन फंक्शन, जिसमें प्रोटोडर्म क्या होता है, ग्राउंड मेरिस्टेम क्या होता है, और प्रोकैम्बियम क्या होता है। इसको कुछ नहीं, इसको मात्र एक डायग्राम से हम समझेंगे, ठीक है ना। और इमेजिनेशन करेंगे एक प्लांट्स के बारे में, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? एनसीईआरटी में आपका जिक्र किया है बेटा, ठीक है, एनसीईआरटी में जिक्र किया है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसको
बस केवल नाम दे दिया है और नाम दे करके वो निकलते चला है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो उसके बारे में जानना पड़ेगा ना, है ना। समझ में आई बात। अब देखो, पहला क्या था, बेस्ड ऑन फंक्शन के बेसिस पे क्या था, डिवीजन, है ना। बेस्ड ऑन फंक्शन के बेसिस पे पहला क्या था, प्रोटोडर्म, ठीक है। हाँ, पहला था प्रोटोडर्म, ठीक है। दूसरा क्या था, ग्राउंड मेरिस्टेम्स, ठीक है। और तीसरा क्या था, प्रोकैम्बियम। हम एक साथ ही समझ लेंगे इसको। प्रोटोडर्म जो है, प्रोटो कहने का मतलब क्या होता है, प्रीवियस। डर्म का मतलब क्या होता है, डर्मेटोलॉजिकल लेयर, है ना। और डर्मेटोलॉजिकल किससे कंसर्न करता है, स्किन से कंसर्न करता है। तो प्लांट का स्किन किसको बोलेंगे, इपिडर्मिस को बोलेंगे, है ना। डर्मल लेयर यानी इपिडर्मिस से बोलेंगे। समझ में आई बात। हमारा स्किन जो है आउटर इपिडर्मल लेयर है ना, तो उसी तरह प्लांट में भी डर्मल लेयर होगा, है ना। तो ये क्या करेगा, इट डेवलप डर्मल समझ में आई बात। ग्राउंड मेरिस्टेम्स, ग्राउंड कॉटेक्स, समझ में आई बात। और प्रोकैम्बियम, इट मैक्स वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अब यहां पे देखो, हम एक लकड़ी का, आप गट्ठा देखते हो ना, लकड़ी कटा हुआ लकड़ी देखे हो ना, है ना, इस तरीके का, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। आप उसको गौर से देखोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने मान लिया एक लकड़ी का पीस है ना, इस तरीके से राउंड कटा हुआ। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब लकड़ी के पीस पे हमें इस तरीके से हमको लकड़ी दिख रहा है, तो हमको अपर लेयर दिख रहा है, अपर लेयर तो दिख रहा है ना। समझ में आई बात। तो ये क्या है, ये किससे कंसर्न करेगा, ये है आपका इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो किससे डेवलप है, प्रोटोडर्म से। किससे डेवलप है, प्रोटोडर्म से डेवलप है। यानी अपर लेयर हमको किससे दिख रहा है, प्रोटोडर्म से डेवलप है ना, अभी बताया। दूसरा चीज, जब हम इसको सामने से इस तरीके से हम देखेंगे तो हमको बहुत सारा डिजाइन नजर आता है ना। लकड़ी का जब हम उठाएंगे तो राउंड राउंड टाइप का, उसमें येलोइस कलर का, ब्राउनिश कलर का, इस तरीके का स्ट्रक्चर आम आदमी को समझ में नहीं आएगा क्या है वो, है ना। कोई एक कॉमन आदमी उठा लेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा वो क्या है, ठीक है। लेकिन अब बीइंग बायोलॉजिस्ट,
जब हम उठाएंगे तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि वो जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट है ना। तो जैसे अपर लेयर हमको समझ में आ गया कि वो क्या है, एपिडर्मल टिश्यू, यानी आउटर कवरिंग ऑफ लेयर है, ठीक है। अब जैसे देखो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। अब इसके बाद ग्राउंड टिश्यू के बाद सबसे कॉर्नर पे, सबसे सेंट्रलाइज पार्ट पे हमको क्या नजर आएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा सबसे सेंटर पार्ट में, सबसे अंदर के सेंटर पार्ट में आप देखोगे गौर से, तो मतलब एग्जैक्टली इस तरीके का नजर नहीं आएगा, वो मैंने आपको समझने के लिए बताया है। समझ में आई बात। तो इसको हम बोलेंगे वैस्कुलर सिस्टम, यानी जाइलम एंड फ्लोएम। समझ में आई बात। यानी हम इसको क्या बोलेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, यानी वैस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, ये कंडक्टिव, ये दोनों का काम क्या है, कंडक्शन का काम है। यानी वैस्कुलर, ये जो पार्ट है यहां देखो, तो हम अब देखो, अब समझ में आएगा। जैसे प्रोटोडर्म से क्या बना, प्रोटोडर्म से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बना ना। ग्राउंड मेरिस्टेम, ग्राउंड मेरिस्टेम से क्या बना, ग्राउंड सिस्टम बना। और प्रोकैम्बियम से क्या बना, वैस्कुलर सिस्टम बना। समझ में आई बात। तो दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शन, दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शन। आपको बस इतना ही इसमें याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखना नहीं है। क्लियर है। इससे ज्यादा हायर क्लासेस में पढ़ना है कि ग्राउंड टिश्यू में क्या होता है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, है ना, ये रीजन होता है जो कि हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है। अभी हमको बस इतना ही जानना है। क्लियर है। अरे हाँ या ना बोलो तो। हाँ हाँ, ग्राउंड टिश्यू में आप याद रख लेना कि पेरीसाइकिल एंड पिथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेरीसाइकिल एंड पिथ, इस तरीके का स्ट्रक्चर मौजूद होता है सराउंडिंग में, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड सिस्टम। समझ में आई बात। जिसमें क्या होता है, पेरीसाइकिल और पिथ मौजूद होता है। यानी इपिडर्मल, इपिडर्मल पहले बात सुनो, इपिडर्मल आउटर लेयर है। इस आउटर लेयर के जितने पार्ट होंगे, आउटर लेयर के जितने नीचे पार्ट होंगे, उन सबको हम ग्राउंड टिश्यू बोलेंगे। समझ में आई बात। और सबसे जो सेंटर पे पार्ट होंगे, सबसे अंदर पार्ट होंगे, उसको हम बोलेंगे वैस्कुलर टिश्यू। समझ में आई बात। तो यही चीज, इतना ही आपको इसके बारे में जानना है। इसमें किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, क्लियर है, नोट करो जल्दी। अब देखो, आखिर ये ग्राउंड टिश्यू का फंक्शन, अब देखो, एक मिनट रुको, एक मिनट। ग्राउंड टिश्यू का फंक्शन क्या होगा, ये किस लिए कहा गया। तो इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का कोई भी बोलोगे तो क्या फंक्शन हो जाएगा, कवरिंग कर रहा है। स्किन क्या करता है, कवर करता है, स्किन कवर करता है ना। वेस्कुलर टिश्यू क्या कर रहा है, कंडक्टिव टिश्यू है। जाइलम क्या कंडक्शन कर रहा है, वाटर का कंडक्शन कर रहा है। और फ्लोएम किसका कंडक्शन कर रहा है, फूड का कंडक्शन कर रहा है। तो दैट इज नोन एज अ कंडक्टिव टिश्यू ऑफ द प्लांट। ग्राउंड टिश्यू का फंक्शन क्या है, ये दोनों का तो क्लियर फंक्शन हो जाएगा। ग्राउंड टिश्यू का फंक्शन क्या है, केवल पेरीसाइकिल और पिथ लिखने से काम चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है ना। ग्राउंड टिश्यू का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस कराना, फूड को स्टोर करना, ये दो फंक्शन आप याद रखें। और इपिडर्मिल का क्या फंक्शन है, प्रोटेक्ट करना। समझ में आई बात। स्किन है तो प्रोटेक्शन का काम करेगा, अंडरस्टूड है वो। और
वेस्कुलर सिस्टम का क्या फंक्शन है, जाइलम एंड फ्लोएम है, कंडक्टिव टिश्यू से बना है, तो कंडक्शन का काम करेगा। समझ में आई बात, क्लियर है ये। अब हम परमानेंट टिश्यू शुरू करेंगे, मेरिस्टेमेटिक कंप्लीट हो गया। हम्म, हाँ जाओ, यहां तक समझ में आ गया, नोट कर लिया तुम, नोट कर लिया, जल्दी जाओ जल्दी, यहां तक क्लियर है, जल्दी नोट करो। अभी तक हम लोग कैसे सेल के बारे में पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग कैसे सेल के बारे में पढ़ रहे थे, हाँ कैसा सेल के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग वैसे सेल के बारे में पढ़ रहे थे जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट हो, है ना। और अब हम लोग पढ़ेंगे वैसे सेल के बारे में जिसके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी लॉस्ट हो चुका है। समझ में आई बात, वो डिवाइड अब नहीं करेगा, यानी डिवाइड से अब कंसर्न नहीं है, अब वो स्पेसिफिक फंक्शन में जाएगा। समझ में आई बात, अब हम उन लोग का स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ऑन परमानेंट। समझ में आई बात, हो गया, हो गया, सबका हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है परमानेंट टिश्यू का। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको। अब ध्यान दो, परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन क्या है, स्पेशल कोई होता है टिश्यू का फॉर्मेशन होता है जी नहीं। अब यहां पे देखो होता क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल जिसको हमने क्या बोला, मेरिस्टेमेटिक सेल बोला, जिसको अभी हमने क्या बोला, मेरिस्टेमेटिक सेल बोला, है ना। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल क्या किया, ये मेरिस्टेमेटिक सेल क्या किया, ऑब्वियस बात है डिवीजन करेगा। तो जब ये डिवीजन किया मेरिस्टेमेटिक सेल, तो डिवाइड करके ये दो सेल बना लिया, है ना। ये दो सेल बन गया डिवीजन करके।
अब ये जो है स्ट्रक्चरल एंड क्या हो जाएगा, ध्यान दो। अब ये अभी तक हमने यहां तक कर लिया, यहां तक हमने कर लिया। अब हम कहां मूव हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में। कहां मूव हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में। तो जब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट होगा तो ये परमानेंट सेल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि डिवाइड करने के बाद तो अब क्या हो जाएगा, अब स्पेसिफिक फंक्शन की तरफ जाएगा ना। अब इस सेल का डिवीजन हो गया स्पेसिफिक फंक्शन और उसका स्ट्रक्चरल स्पेशलाइजेशन के लिए। तो ये सेल अब क्या हो जाएगा, इमैच्योर से मैच्योर बनेगा। और जैसे ही मैच्योर बनेगा उसमें क्या आ जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि परमानेंट सेल जो है वो किससे फॉर्म होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल से ही फॉर्म होता है। यानी आप कह सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म, permanent tissue are formed by the division and differentiation. Permanent tissue are formed by the division and differentiation of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। किससे हो रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बन रहा है ना। अब देखो, सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू लॉस, क्या लॉस कर रहा है, लॉस क्या कर रहा है, लॉस कैपेसिटी, लॉस नहीं, यहां लॉस्ट वर्ड ठीक रहेगा, लॉस्ट कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, है ना। जैसी मैच्योर में हुआ कैपेसिटी ऑफ डिवीजन वो क्या कर दिया, लॉस कर दिया। समझ में आई बात, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट हो गया, परमानेंट सेल में कन्वर्ट। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। नोट करो इसको जल्दी। ठीक है, ऑनलाइन वालों समझ में आई बात, हर्षिता। ये क्लियर है सबको, समझ में आया, परमानेंट टिश्यू किसको बोल रहे हैं, समझ में आई बात ना।
हो गया सबका? देख लिया? हो गया? अब देखो, परमानेंट टिश्यू जो है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, किसके बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, हम वन बाय वन इसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया सबका? जल्दी करो बेटा। हाँ, प्रोटेक्टिव, देखो प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू कहने का मतलब वैसा परमानेंट टिश्यू जो कि स्पेशलाइजेशन फंक्शन हो गया, जिसको प्रोटेक्शन करने में, यानी इपिडर्मिस। इपिडर्मिस, अब इपिडर्मिस में भी सेकेंडरी इपिडर्मिस जो होगा वो परमानेंट टिश्यू में आ जाएगा, लेकिन अपर इपिडर्मिस जो होगा, जिसको हम सेल वॉल बोलेंगे, जिसका लेयर थिन होगा, जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता चुके हैं, वो नहीं होगा। समझ में आई बात? सेकेंडरी इपिडर्मिस जो हो जाएगा वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ये कहां देखे हो, कहां लिखा है? एपिडर्मिस सेकेंडरी में, सेकेंडरी में ना, सेकेंडरी में एग्जांपल में लिखवाई होंगी, इसमें लिखवाई है? हाँ, सेकेंडरी में ना। हो गया? क्लियर है? तो मैं जब बता रहा था वहां पे, जिस समय बता रहा था उसी समय ना सेकेंडरी और प्राइमरी का मैंने डेफिनेशन बता दिया था। सेकेंडरी है, मान के चलो कि उसमें डिवीजन अब नहीं होगा, अब वो फंक्शन की ओर होगा। परमानेंट अब हो चुका है, अब उसमें डिवीजन किसी भी प्रकार का कोई चांस नहीं है डिवीजन होने का। हाँ, प्राइमरी रहेगा तो उसमें स्लाइटली मेरिस्टेमेटिक सेल हो सकते हैं जो डिवीजन करेंगे, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं आपको डील कर चुका हूं। समझ में आई बात? आगे चले इसमें, और कोई डाउट है, और कुछ पूछना है? आगे बढ़े। अब देखो, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, ध्यान देना इसमें, इसमें भी दो बेस लिया गया है परमानेंट टिश्यू को डिवाइड करने पे। ठीक है, अब जैसे देखो, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, क्या बेस लिया गया? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स के बेसिस पे परमानेंट टिश्यू दो टाइप के हैं। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, पहले समझो तब लिखना, समय देंगे लिखने का। दोनों पहले समझ लो कि सिंपल किसको बोल रहा है और कॉम्प्लेक्स किसको बोला जा रहा है। ठीक है ना? तो देखो, सिंपल नाम से ही क्लियर है, ये क्या हो जाएगा? ये सिंपल होगा, है ना? तो सिंपल का मतलब क्या हो जाएगा? मेड अप ऑफ ओनली 1 मिनट,
ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ध्यान दो, सिंपल कहने का मतलब मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, यानी एक ही टाइप का सेल होगा। सिंपल कहने का मतलब मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, यानी एक ही टाइप का सेल होगा, कोई दूसरा टाइप का सेल इसमें मिक्स नहीं करेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। समझ में आई बात? अब देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी तीन पार्ट में डिवाइड है। सिंपल परमानेंट भी कितने पार्ट में डिवाइड है? तीन पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, दूसरा क्या है? कॉलेन्काइमा, और तीसरा क्या है? क्लेरेन्काइमा। अब देखो, अब ध्यान दो, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें से पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल होता है। ध्यान देना, पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल होता है और ये अपने फंक्शन के बेसिस पे अपने आप को मॉडिफाइड कर सकता है और मॉडिफाइड होकर के वैसा सेल बना लेगा जिसमें एयर लाइक वैक्यूल होंगे, ठीक है, जो कि इसको किसमें हेल्प करेंगे? एक्वेटिक प्लांट को तैरने में हेल्प करेंगे। आप देखे होंगे, समझो बात को, जैसे बाढ़ वगैरह आता है तो कुछ ऐसे ग्रीन प्लांट्स आते हैं जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जलकुंभी टाइप का, है ना, ऊपर लीव्स होगा और वो तैरते हुए आएंगे, है ना, देखा है ना वैसे प्लांट्स को। तो वैसे प्लांट्स में क्या होता है? एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात? एरेन लाइक क्या होता है? वैक्यूल होता है जो इसको सपोर्ट देता है और वाया एयर के थ्रू वो क्या होते हैं? वाटर पे आराम से फ्लोट करते हैं। समझ में आई बात? वो हम बाद में बताएंगे। और दूसरा टाइप होता है एरेनकाइमा के बाद दूसरा होता है क्लोरेनकाइमा, यानी वैसा पैरेन्काइमा जिसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं, यानी जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। वैसे टाइप, सिंपल टाइप के परमानेंट टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। दैट इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। समझ में आई बात? अब देखो, स्क्लेरेन्काइमा जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये डेड सेल होता है। समझ में आई बात? और ये बेसिकली किससे बना होता है? दो टाइप का ये होता है, फाइब्रेस से इसमें बना होता है। आपने नारियल देखा है ना? नारियल जब आप तोड़ते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है? रस्सी टाइप का स्ट्रक्चर, ब्राउन ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्या होते हैं? फाइब्रस होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखो, सिंपल सी बात है, पहले समझो बात। मैंने क्या बोला? लिखने का समय देंगे, समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे आप देखो, एक मिनट यहां समझो, अरे यार रुको, मैंगो हमको पसंद नहीं है इसलिए मैंगो का डायग्राम हमसे बनता नहीं है, ठीक है। अब इसको तुम लोग मान के चलो मैंगो ही है, ठीक है। अब इतना मेहनत हम नहीं करने जाएंगे। ये देखो, अपर लेयर जब हम हटाते हैं, ठीक है ना, अपर लेयर जब हम हटाते हैं तो ये क्या होता है? ये होता है पेरिकार्प, है ना। और ये जो बहुत ही फ्लेशी पार्ट होता है जो हम खाते हैं, जिसमें येलोइश कलर जो मीठा वगैरह लगता है, वो क्या होता है? वो मेसोकार्प होता है। वो क्या होता है? मेसोकार्प होता है। और वो जो गुठली के सराउंडिंग जिसको हम लोग और उजला कर देते हैं, जितना एलोइस पार्ट होता है उसको हटा हटा करके, है ना, वो क्या होता है? इंडोकार्प होता है, ठीक है। जस्ट इसी तरीके से क्या होता है कि जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर आप देखोगे ऐसा ऐसा ब्राउनिश कलर का स्ट्रक्चर होता है,
है ना। जब वो ब्राउनिश कलर का स्ट्रक्चर करेंगे तो इस तरीके का झालनुमा रस्सी नुमा स्ट्रक्चर टाइप का इस तरीके का प्रेजेंट होगा, है ना, उस लेयर में, ठीक है। उसके बाद आपको एक हार्डी टाइप का स्ट्रक्चर होगा, है ना, और उसके अंदर आप जो चीजें होती है उसको आप ईट करते हैं। समझ में आई बात। तो ये जो होता है वो फाइबर्स उसी को बोलते हैं जो क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। समझ में आई बात, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इसीलिए मैंने रेफरेंस लेकर के आपको बताया है। दूसरा चीज स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स आपने बेल देखा, बेल 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 गर्मी के दिनों में होता है, अरे बेल, हाँ, अरे बेल बेल बेल, हाँ, सर पे मारोगे सर फट जाएगा। मैं उसका नहीं बात कर रहा हूं जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये आम इंसान की बात हो रही है ना। तो आप उसमें देखोगे वो क्या होता है, वो हार्डी फ्रूट है, वो हार्डी फ्रूट है जिसको हम दूसरे भाषा में स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं, है ना, जिसको दूसरे भाषा में हम क्या बोलते हैं, स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं। उसमें ये स्क्लेराइड्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात, उसमें वो स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होता है। दूसरा चीज है, अच्छा चाय पत्ती के बागान में तो गए नहीं हो तो उसका एजम्पशन, सभी लोग नहीं गए होंगे ना, तुम्हारे अकेले जाने से क्या होता है, तो उसका एजम्पशन करना, इमेजिनेशन करना बेकार है। ये समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गई बात। दूसरा चीज है कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा क्या करता है, स्टोरिंग का काम करता है। क्या काम करता है, स्टोरिंग का काम करता है। तो ये क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल, ये क्या है, ये बेसिकली मेडअप ऑफ, ये क्या है, मेडअप ऑफ सिंपल, अरे यार, ये मेडअप ऑफ सिंपल सेल। समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसको नोट करो, तो फिर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बता रहे हैं, ठीक है। फिर वन बाय वन हम लोग डील करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने वर्बली बोल दिया तो खत्म हो गया, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद वन बाय वन हम डील करेंगे कि पैरेन्काइमा क्या होता है, कॉलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है। समझ में आई बात। ये तो मैं लिखते जा रहा हूँ, आपको मैं समझाते जा रहा हूँ। ये समझ में आई बात। अब देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेडअप ऑफ कॉलेनकाइमा स्टोरिंग का काम करता है। जब हम डिटेल जाएंगे ना, वो फूड स्टोरिंग वगैरह का काम करता है, ठीक है ना। कॉलेनकाइमा फूड स्टोरिंग में भी काम करता है और समटाइम अपने आप को मॉडिफिकेशन कर लेता है लीफ में एक्शन करने के लिए, लाइक फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म करने के लिए, ठीक है। तो उसमें इसका डिटेल आएगा, इसका टाइप नहीं होता है, ये दोनों का टाइप होता है, इसका टाइप नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसका टाइप मैंने नहीं बताया, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेडअप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये क्लियर है, परमानेंट टिश्यू का इंट्रोडक्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में वन बाय वन हम लोग इसको डील करेंगे, ठीक है।
पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, ठीक है। ऐसे ओवरऑल मोटा मोटी तो आपको याद करने के लिए वर्बली मैं बता चुका हूँ, है ना, कि पैरेन्काइमा लिविंग सेल होता है, अपने आप को मॉडिफाइड करता है एरेनकाइमा में, क्लोरेनकाइमा में, और कोलेनकाइमा जो है वो फूड स्टोर करता है, ठीक है ना, स्पेशल स्टोरिंग पार्ट को कोलेनकाइमा बोलते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। इसका राइटिंग पार्ट भी कर लेंगे और डायग्राम के साथ इसको हम समझ भी लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ में आई बात? हाँ, ऑनलाइन वालों कोई डाउट है तो पूछ लो, जो टॉपिक नहीं समझ में आया हो। समझ में आई बात? हर्षिता, अद्या, अनायशा, क्लियर है सबको? हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग डिटेल करेंगे, ठीक है। हाँ? अच्छा हाँ सर, अभी मेरे बाद सर का क्लास होगा तो आप लोग स्टे रहेंगे, ठीक है, आप लाइन पे बने रहेंगे। ना स्टे बैक नहीं, स्टे बैक का भी मतलब तो वही रहता है, वही रहे, जाना नहीं है। तो यहाँ तक किसी को डाउट पूछना नहीं है, क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू। चलिए जितना देर है उसमें कुछ सवाल हम लोग पहले बना लें, लाइंस एंड एंगल्स जितना आगे बढ़ सके हम लोग का, ठीक है। क्या पढ़ना है बताइए, मैथ से पढ़ा देते हैं लाइंस एंड एंगल्स। फिजिक्स फ्राइडे को पढ़ाएंगे, और आप लोगों के लिए कुछ यूट्यूब पर हम वीडियो भी पुट कर देंगे, ये हैं, ठीक है। कल हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन देंगे। हाँ, चैनल का नाम मेरा तो 4 साल से था, ठीक है, हम कोरोना में ही बनाए थे। तुम देख लेना डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, और तुमको प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल में तो धीरे धीरे न्यूमेरिकल देंगे, अभी हम रैंडमली कुछ कुछ टॉपिक्स कभी दे देते हैं, ठीक है। अब रख दिए थे, शुरू में इतना आइडिया नहीं था कैसे क्या बनाया जाता है, अब रख लो, ठीक है, हमको ठीक है, इससे कोई हमको हाँ अच्छा देख लेंगे, ठीक है, चेंज कर देंगे। चलो हम लोग क्वेश्चन पे चलें अपना, कल तुम्हारा टॉपिक हम दे देंगे डेरिवेशन वाला, ठीक है, देख लेना उसको। देखिए क्वेश्चन कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लेते हैं। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहां देखिए किसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये पढ़ा हुआ आपका 7th 8th में, तब प्रूफिंग आप देख लीजिए इसका, ठीक है। किसको कहते हैं, दो लाइंस, इसका कोई डेफिनेशन नहीं लिख पाएंगे हम, दो लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस करता है, दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ, बात नहीं, तो जो पेयर ऑफ एंगल्स होता है उसको क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा
और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये ए बी एक लाइन है और ये सी डी दूसरा लाइन है, तो दोनों एक दूसरे को ओ पर कहाँ इंटरसेक्ट किया है, ओ पर इंटरसेक्ट किया है। तो ए बी एंड सी डी गिवन, देखते हैं आप प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं। इंटरसेक्ट ईच अदर, देखते हैं, आप ही से पूछ लेंगे, इजी है तो, एट ओ। हो जाएगा प्रूफ, देखते हैं कितने लोग प्रूफ कर पाते हैं। तो प्रूफ, इसका नंबरिंग कर देते हैं, कितना नाम लिखिएगा, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। हमको प्रूफ करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल किसके बराबर, एंगल 1 किसके बराबर, वेरी गुड, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर प्रूफ हो जाए। बनाइए तो सभी लोग, 2 मिनट समझ लेते हैं। इस साइड से अगर कोई बता दे हमको तो हमको अच्छा लगेगा। के बाद देखते हैं इधर से कितने लोग बना सकते हैं। तो प्रूफिंग इसका बता दें हमको, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर आपको प्रूफ करना है। ऑनलाइन में भी अगर कोई बता दें आप में से। ये सब सबसे आसान प्रूफ में से है, इतना आसान आता ही नहीं है, सब नहीं आता एग्जाम में आपके। बस जस्ट आपको हम ये दे रहे हैं ये कहने के लिए, क्योंकि ये पहले पढ़ा हुआ और सिंपल से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये आपका। आप बता सकते हैं आर्यन? नहीं, हम बता रहे हैं सबसे इजी प्रूफ में से। इतना इजी एग्जाम में भी नहीं आता है ये सब, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन में भी फंस जाते हैं लोग, है ना। बहुत इजी आएगा, अचानक से फंस जाओगे उसमें। उसी तरह का क्वेश्चन है ये, जब हम बनाएंगे तो देखोगे कितना इजी है। कोशिश कीजिए एक बार। चलिए हिंट देते हैं आपको। आद्या बर्मन आपको पता है? आद्या बर्मन नहीं, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है, 2 जगह लीनियर पेयर लगेगा। चलो बना ही देते हैं। ए बी स्ट्रेट लाइन है, बोर्ड पर देखो सभी लोग, देखो कितना इजी है। ए बी स्ट्रेट लाइन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर। देखो कितना आसान है, हम बताएं ना, कभी कोई बहुत आसान सवाल भी सोच से पड़ जाओ कैसे बनेगा। और 2 और 3 को कौन सा एंगल कहेंगे? 2 और 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना डिग्री? यहां देखिए 2 प्लस 3 कितना डिग्री? कहीं कोई दिक्कत इसमें? और 2 और 3 भी तो स्ट्रेट लाइन पर है, बोर्ड पर पहले देख लीजिए तब। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वल कर सकते हैं, आरएचएस बराबर है तो एलएचएस इक्वल कर देंगे। देखिए बन गया, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। कुछ कैंसिल हो रहा है? उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बन गया। दैट इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। प्रूव्ड। कितना आसान है, हो गया। और एंगल 2 और एंगल 4 कैसे प्रूफ कीजिएगा? उसी तरह से प्रूफ कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं इस पर बेस्ड हम, तो जल्दी लिखिए। क्लास 7 में परसों यही चल रहा है, 7th क्लास। आपसे पूछें, बताओगे नहीं बगल में? एकदम नहीं, हम नहीं डांटते हैं। इसका एडवांटेज बस यही लीजिए कि आप कोशिश कीजिएगा। और क्लास 7 में मैंने सिखाया बिना पेन यूज के बनाने के लिए, तो आप भी बिना पेन यूज के बनाइएगा, ठीक है। पेन रख दीजिए, अगला क्वेश्चन बिना पेन यूज के बनाइएगा। जल्दी लिखिए, है हम लोग के पास 15 मिनट, हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे, आपको एक्सरसाइज तक हम पहुंचा देंगे इसमें। आयान तुमको कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो वर्टिकल 2 लाइन जब क्रॉस करेगा कहीं भी, तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को क्या कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और दोनों का वैल्यू सेम होता है, ये 50 तो ये भी 50। अगर ये सपोज करो कि 130 है तो भी कितना हो जाएगा? 130। याद हो गया, समझ में आ गया? हटा इसको, नहीं
नेक्स्ट क्लास में आपका 6:30 बजे क्लास शुरू होगा या 6:20 में, 8:30 बजे एंड करेंगे क्लास। आज भी 2 घंटा क्लास अभी हम लेंगे क्योंकि सिलेबस मेरे हिसाब से पीछे चल रहा है, आपका रिवीजन का समय नहीं मिल रहा। देखिए यहाँ पेन रख दीजिए और बिना पेन यूज किए बनाने का कोशिश कीजिएगा और आप, हमको लगता है लगभग लोग आंसर दे देंगे इसका। सेम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको हम लिखने के लिए भी नहीं कहेंगे, लिख के क्या कीजिएगा, समय जाएगा सिर्फ। ए इसे बोर्ड पर देख लीजिए और मान लेते हैं इसका नाम पी क्यू कर देते हैं। चलिए तनिकांत, ये दे देते हैं आपको हम 70 डिग्री, कितना 70 डिग्री, ये पॉइंट ओ है। बाकी एंगल्स का फटाफट बता दीजिए हमको, रुक जाइए वो बताएगा। हाँ रुक जाओ, उसको बताने दो। ये हो गया कितना 70, इधर वाला कितना होगा उसको बताने दो। अमृतराज बता सकते हो? अरे इतना आसान सवाल है, सब तो जान सकते हो। आरव सही है, आद्या सही है। देखिए आंसर आ रहा है फटाफट, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। कितना होगा 110 डिग्री, कितना होगा 110 डिग्री होगा। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। 110 लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कितना है स्ट्रेट लाइन, ये 70 तो ये कितना 110, ये 110 तो ये भी कितना 110 डिग्री। तो ये सब क्वेश्चन आपको सिंपली आएगा नहीं, कॉन्सेप्ट बेस क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पर। चलिए क्वेश्चन अब यहां से लिखिए, ये क्वेश्चन लिखिए, बनाइए तो सभी लोग, और जितना फास्ट बना सकते हैं बनाते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। अब यूज कीजिए पेन और बनाइए। ये है लाइन ए, ये है पॉइंट ओ, यहां है बी, यहां से 2 रे निकला, ये है सी और ये है डी। ये दिया हुआ है x डिग्री, ये दिया हुआ है 65 डिग्री और ये दिया हुआ है 2x माइनस 10 डिग्री, सॉरी 2x माइनस 20 डिग्री। कहता है ए बी इज स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन है ए बी स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x एंड हेंस एंगल AOC एंड एंगल BOD, एंगल AOC और BOD फाइंड कीजिए। सही, एकदम सही है, एकदम सही आंसर है। आद्या सही है, बाकी लोग आंसर भेजे क्या, संभावी बन जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लीनियर पेयर यहां नहीं है, लीनियर पेयर यहां नहीं है। अनायशा सही है आंसर। एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सा, देखिए लीनियर पेयर वर्ड कब यूज करते हैं सो समझिए। कार्तिक के 45 आना चाहिए था, देखिए तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर वर्ड कब यूज होता है, जब 2 ही एंगल्स हो, याद रखिए जब 2 एंगल्स हो तब लीनियर पेयर। लेकिन 3 हो गया तो एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल्स यहां पर लीनियर पेयर वर्ड नहीं यूज होगा, लिखेंगे एज ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी इज आयान बन गया, तो देयरफॉर तीनों एंगल का सम एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD तरीके से लिखिएगा एग्जाम में, ये हो जाएगा 180 डिग्री और लिखिएगा स्ट्रेट एंगल या एंगल्स एट पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स एट पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑन स्ट्रेट लाइन। तो एंगल AOC क्या है x प्लस COD कितना है 65 अब प्लस BOD कितना है 2x माइनस 20, ये सब मिलके हो गया 180। तो x प्लस 2x ये हो गया 3x, अब प्लस कितना 45 इक्वल टू 180, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 135 आया था।
तो x इक्वल टू 135/3। किसी को प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सवाल हो गया ये, और 3 से ये कैंसिल होगा तो 45 आ रहा होगा। तो x यानी एंगल AOC इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, और एंगल BOD इक्वल टू आ जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 20 यानी 2 इंटू 45 माइनस 20, तो 90 माइनस 20 कितना, 70 डिग्री। जाती कोई दिक्कत? ये एक्सरसाइज नहीं ना पढ़ाए हम तुम लोगों को, कि हो चुका है? ये नहीं ना पढ़ाया है? अच्छा 7 भी दिए थे सर, ठीक है। 10 नंबर नहीं बना है। हटाएं इसको, नहीं। हुआ कंप्लीट? आया समझ में कि नहीं? हाँ ना, समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक्सरसाइज से 1-2 क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं हम। उसको कोई दिक्कत एकदम नहीं? अमृतराज आया समझ में? हो गया? आना कंप्लीट हुआ? चलिए क्वेश्चन देखिए, 3 लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये 3 लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। नाम है इसका AB, यहाँ है A, ये लाइन है AB, दूसरा है CD, और तीसरा है EF। यहाँ दिया हुआ है Y डिग्री, ये है पॉइंट O, ये है Y डिग्री, इधर बैठो, ये है Z डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है T डिग्री, ये है X डिग्री, ये है 50 डिग्री। क्वेश्चन है AB, CD and EF intersect each other at O। बन गया होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y, Z and T। X, Y, Z and T।
एक्स वाई जेड एंड टी बनाइए तो सभी लोग। एकदम आसान सा सवाल है। ठीक ठीक। अनायशा आपका भी सही है। आरव सही है आंसर। बाकी लोग बनाइए इसको। एक्स कितना आया है? एक्स एक्स 40 आया है। फिर देखते हैं, अभी रुक जाइए, जिनका आया है 90 या 40 देख लेते हैं। वाई कितना आया है? वाई वाई 40, टी 90, जेड ठीक है। लगता है आद्या कार्तिक है आपका टाइपिंग मिस्टेक कुछ शुरू में। टी कितना आया है इसके लिए? लगता है सही है। एक्स कितना आएगा? एक्स तो सही है, सही तो है आद्या का। ठीक ठीक है, ठीक है, सही है कार्तिक है। बनाइए, जल्दी कोशिश कीजिए बनाने के लिए। हमारा नंदिनी, तुम बता सकती हो कि जेड कितना होगा? नंदिनी ध्यान से देखो, कितना होगा जेड? एकदम सही। देखो ये लाइन, ये देखो यहां से ऐसे क्रॉस कर रहा है ये, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 50 है, तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री। तो डायरेक्ट लिख देंगे जेड इक्वल टू 50 डिग्री। कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये आ गया 50 डिग्री। अब तुम ही बताओ कि y कैसे फाइंड होगा? बताने दो, y कैसे फाइंड होगा? y कैसे फाइंड होगा? क्या बोर्ड देखने में दिक्कत है? y कैसे फाइंड होगा? कौन बताएंगे? क्या थी? लीनियर पेयर ने स्ट्रेट लाइन पर एंगल z प्लस वाई प्लस 90 एज सी डी इज स्ट्रेट लाइन। सी डी इज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब कि देखो यहां अमृतराज, ये तीनों एंगल मिलकर कितना होगा? 180। सी डी स्ट्रेट लाइन है तो ये तीनों मिलकर यानी जेड वाई और 90 मिलकर कितना होगा? तो यहां लिखेंगे सी डी इज स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर जेड प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। जेड का वैल्यू हो गया 50, वाई प्लस 90 इक्वल टू 180, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 140। ये कितना आ गया? 40 डिग्री आया सभी लोगों का, तो y आ गया 40 डिग्री। अब y 40 है तो x कितना? x 40, तो देयरफॉर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 40 डिग्री। कौन सा एंगल? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और t कितना हो जाएगा? t 90 हो जाएगा, आसान है। t हो गया 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो t इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए अब समय नहीं है, नेक्स्ट क्या पढ़ना है? फिजिक्स या मैथ्स? इसी चैप्टर। अच्छा, डिसाइड किया जाएगा, आप जो कहिएगा पढ़ा देंगे। हाँ, टेस्ट अभी नहीं, कोर्स हमको आगे बढ़ा दीजिए। टेस्ट तो लिए तो देखे तो जिस स्थिति है पहले, आप कोर्स अब आगे बढ़ा दीजिए, हम ले लेंगे। हाँ, नहीं 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 लेंगे, सरप्राइज नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें बाकी कंप्लीट कर लीजिएगा, फ्राइडे को फिर इसमें आगे बढ़ाएंगे हम। ठीक, थैंक यू। क्लास लीव कर सकते हैं। क्या